सी चीज़ है। और HTML में जिस तरीके से फॉर्म्स की हैंडलिंग होती है वैसे ही यहाँ पे हैंडलिंग होगी। एक कंपोनेंट बनाते हैं हम क्रिएट पोस्ट के नाम से। आई डोंट नो इसमें ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग का ऑप्शन हो ना, तो बड़ा ही आसानी हो जाए। जे बिल्डर में तो होता है। यहाँ पे हमने जो है एक कंपोनेंट बनाया है, ठीक है जी। और यहाँ पे जो है हमें कुछ चीज़ें इंपोर्ट करानी पड़ेंगी। ये हमने जो है कंपोनेंट बनाया है, ठीक है। इसके कंस्ट्रक्टर में हमने कहा कि जैसे ही बटन पे क्लिक हो और फॉर्म सबमिट होने जाए तो उसके इवेंट को हमने बाइंड किया। ये चीज़ याद रखिएगा, यानी हमने इवेंट को बाइंड करने के लिए इस तरीके से करेंगे हर कंपोनेंट में, ठीक है। इस मेथड को इस कंपोनेंट के साथ बाइंड किया हमने, यानी बटन के क्लिक पे, सबमिट के बटन पे जब क्लिक होगा तो ये वाला मेथड कॉल होगा, हैंडल सबमिट का। और पोस्ट चेंज का मेथड इसी तरीके से एक और मेथड है जो हमने बाइंड किया है। ये दो मेथड्स हैं जो कि मुख्तलिफ सिचुएशंस में कॉल होंगे। सिचुएशंस क्या है? एक तो सिचुएशन ये है, रेंडर में जो है, रेंडर का मेथड कब कॉल होता है? जब भी हमने जो है कंपोनेंट को दिखाना है। रेंडर जो भी रिटर्न करेगा वो ब्राउज़र पे दिख जाएगा, ठीक है। रेंडर क्या रिटर्न कर रहा है? यहाँ पे एक डिव लगाई है हमने, उसमें एक बटन लगाया है और एक टेक्स्ट एरिया लगाया है, ठीक है। तो क्रिएट पोस्ट को हम जो है अपने मेन पेज पे लगा लेते हैं। यहाँ पे देखें, मैं पेरेंट कंपोनेंट को बंद कर रहा हूँ। अब मैं दूसरा कंपोनेंट जो है क्रिएट पोस्ट के नाम से, वो कंपोनेंट जो है मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, क्रिएट पोस्ट का कंपोनेंट जो है मुझे इंपोर्ट भी कराना पड़ेगा। क्रिएट पोस्ट की फाइल के अंदर है, ठीक है जी। ये जो है शो हो गया। देखें फिर से सीक्वेंस मैं आपको बता दूं, पहले इंडेक्स वाला पेज चलेगा। इंडेक्स वाले पेज में मैंने ऐप लगाया हुआ है, ऐप चलेगी। इंडेक्स से ऐप चलेगा और ऐप के अंदर जो है मैंने क्रिएट पोस्ट लगाया है, तो ये वाला कंपोनेंट चल जाएगा। तो सीक्वेंस याद रखें, पहले जो है इंडेक्स वाला पेज चला, इंडेक्स वाले पेज में मैंने ऐप लगाया है, ऐप चलेगा। ऐप के रेंडर के अंदर मैंने क्रिएट पोस्ट लगाया है, तो क्रिएट पोस्ट चल जाएगा। और क्रिएट पोस्ट के रेंडर में क्या करा है, मैंने एक डिव लगाई है और उसके अंदर जो है मैंने एक बटन लगाया है और एक टेक्स्ट एरिया लगाया है। टेक्स्ट एरिया क्या होता है? एक्सपोर्ट नहीं हुआ है शायद, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि ये दूसरी जगहों पे इस्तेमाल हो सके।
चलिए इधर आ रहा है। अच्छा हमने जो है चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। अब हैंडल पोस्ट चेंज के अंदर जो है हम चेंजेस करेंगे। ठीक है जनाब, ये रेडी हो गया। तो ये एक बटन लग गया है और एक टेक्स्ट एरिया लग गया है। तो थोड़ा सा खूबसूरत बना लेते हैं मज़ीद। पहले बटन लगा हुआ है और फिर टेक्स्ट एरिया लगा है। ठीक है जी। अब मैं जैसे ही इसमें कुछ टाइप करूँगा तो ये देख रही हैं यहाँ पे आप लोग, ये स्टेट यहाँ पे जो है कंसोल पे मैसेज आ रहा है, ये इवेंट कॉल हो रहा है। ठीक है, मुझे सिर्फ यही आप लोगों को बताना था कि किस तरीके से इवेंट जो है कॉल हो रहा है। पोस्ट पे क्लिक करूँगा, पोस्ट का इवेंट कॉल हुआ, हैंडल सबमिशन। ठीक है, तो जो भी मैं टाइप करूँगा तो कुछ अलग इवेंट कॉल होगा, क्लिक करूँगा तो कुछ अलग इवेंट कॉल होगा। ठीक है जी। लास्ट टाइम इशू आ रहा था, दोबारा बता दूँ, मैंने बता तो दिया था, आप शायद लेट आए। तो वो छोटा सा मसला था बस यहाँ पे जो है ना, चाइल्ड कंपोनेंट में, ये बुक के अंदर भी जो है ना एरर था शायद। ये एक आपको चेक करना होगा, स्टेट का ऑब्जेक्ट बन चुका है तो फिर जो है ऊप्स उसके अंदर चेक करें। स्टेट का ऑब्जेक्ट नहीं बना तो हमें अंदर चेक करने की कर ही नहीं सकते, नल नल एक्सेप्शन आ रही थी, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो ये एरर था छोटा सा, ये सॉल्व हो गया था। तो ये खैर आप रिकॉर्डिंग में भी देख लीजिएगा। और तो ये मैंने बता दिया आपको कि किस तरीके से इवेंट हैंडल करते हैं। ठीक है, ये तो हम कई बार देख चुके हैं लेकिन मैंने जो है अलग से भी आपको बता दिया। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, हैंडल करेंगे हम हैंडल पोस्ट चेंज के अंदर जो है हम थोड़ा सा कोड अपना डालते हैं। क्या कर रहे हैं, जो भी यूज़र टाइप करेगा उसको हम सेव कराएंगे। तो वैल्यू निकाल ली टारगेट से हमने। इवेंट जो भी जनरेट होगा, बटन के क्लिक पे एक इवेंट जनरेट हो रहा है, टेक्स्ट के टाइप होने पे एक इवेंट जनरेट हो रहा है। टेक्स्ट के टाइप पे जो इवेंट जनरेट हो रहा है वो इधर मिल रहा है आपको। ठीक है, ये ई के नाम से एक वेरिएबल मिल रहा है जिसमें पूरी इवेंट की डिटेल आ रही है। जो भी इवेंट हुआ है उसकी पूरी डिटेल आपको मिल रही है। उसमें से आप निकाल लो कि जो भी इवेंट हुआ है उसके टारगेट की वैल्यू क्या है। यानी टारगेट क्या होगा, टेक्स्ट एरिया होगा। टेक्स्ट एरिया में यूज़र ने जो भी टाइप किया है वो अपडेट करके हम अपनी स्टेट बना रहे हैं। ठीक है, अपनी स्टेट अपडेट कर रहे हैं। इस डॉट सेट स्टेट करके हम स्टेट अपडेट कर रहे हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा, अभी आप देख रहे होंगे मैं जो भी टाइप कर रहा था वो गायब हो जा रहा था, वो लॉस हो जा रहा था क्योंकि मैं सेव नहीं कर रहा था।
चलिए खैर तो देख लेते हैं ज़रा ये हमारा। अच्छा ई आएगा ना, सॉरी जो है। अच्छा ये बुक से दिया है लेकिन एरर है बुक में, इसका मतलब है जी। और यहाँ पे कांस्टेंट लिखा होता है, इसको कांस्टेंट ही रहने देते हैं। अब देखें मैं यहाँ पे जो भी टाइप करूँगा इन रह रहा है, वरना पहले ये लॉस हो जा रहा था। ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पे जो आपने रिटर्न करवाया सेट स्टेट हाँ के अंदर, तो उसमें हम सीधा ये नहीं करवा सकते कि दिस डॉट स्टेट डॉट कंटेंट इज इक्वल टू कंटेंट? बिल्कुल, वो भी कर सकते हैं, वो भी सही है। यहाँ पे जो है आप थोड़ा सा सेट करते हुए जो है आप चेक कर सकते हैं कि जो भी वैल्यू सेट हो रही है वो सही सेट हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, वो दोनों तरीके सही हैं। ठीक। इसी तरीके से हम एक और काम करना चाहेंगे, हम जो है ये भी चेक करना चाहेंगे जो हम वैल्यू डाल रहे हैं सबमिट करते हुए वो रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है नहीं कर रहा। वो रिक्वायरमेंट क्या है, फॉर्म वैलिडेशन की। ठीक है, या इन्हें मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ फाइनल वैल्यू जो भी सबमिट हो रही है। अब यहाँ पे हमें जो है सर्वर पे वैल्यू भेजनी होगी, उसके लिए हम एजेक्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि जो भी कंटेंट जो है मैं भेज रहा हूँ सेट स्टेट कर रहा हूँ, तो सेट स्टेट में आप चेक करें कंटेंट की लेंथ 280 से कम होनी चाहिए। वैलिड पे मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, ये वैलिड कब होगा, 280 से कम हो। ठीक है, तो स्टेट सेट होगी वरना सेट नहीं होगी। यानी अच्छा यहाँ पे फिर वही मसला आ रहा है, इवेंट। मैं अगर 280 से ज़्यादा दे दूँ वैल्यू और उसको मैं सबमिट करने की कोशिश करूँ, तो इसने जो है पुरानी वाली वैल्यू को लॉस कर दिया। ठीक है, क्योंकि वो 280 से कम था। यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, मतलब इसको अगर मैं हटा दूँ
ये रिफ्रेश हो रहा है ना आई थिंक। पर यहाँ पे जो है हम चेक कर सकते हैं कि जो हमारी कंटेंट है वो सही है या नहीं है, और फिर जो है हम इसको सबमिट कर सकते हैं। एजेक्स की रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ पे, और सर्वर पे जो है एक पेज होगा जिसको हम रिक्वेस्ट भेजेंगे कि ये जो है डेटाबेस के अंदर वैल्यू डाल दो। तो यहाँ पे चेक हो रहा है कि लेंथ 280 से ज़्यादा है, तो ये सबमिट नहीं होने देगा, ब्राउज़र पे जाने नहीं देगा। 280 से कम होगा तो ये सबमिट होने देगा। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। हमारे पास दो तरह के अप्रोचेस हैं, कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स। यानी आप जो है यूआई में जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो इमीडिएटली रिफ्लेक्ट हो रहा हो बैकएंड पे, और बैकएंड पे जो चेंजेस हो रही है वो इमीडिएटली रिफ्लेक्ट हो रहा हो फ्रंट एंड पे। तो हम इसको कहते हैं कंट्रोल्ड अप्रोच। टाइटली कपल्ड कंपोनेंट्स हैं। क्या मतलब हुआ? जैसे हमने अभी किया है, we are updating component state in forms tightly controlling how update occurs by using events and event handler to update state. कंट्रोल्ड इवेंट में क्या होता है, कंपोनेंट जो है अपनी इंटरनल स्टेट खुद मेंटेन करता है। यहाँ पर मैं अगर स्टेट को चेंज कर रहा हूँ, मैं सेट स्टेट करके मैंने कोई ऐसी वैल्यू डाल दी जो कि कोई भी वैल्यू है, तो फ़ौरन जो है आपके टेक्स्ट बॉक्स में भी जो है वो चेंज हो जाएगा। यानी मिसाल के तौर पर मैंने कंस्ट्रक्टर में जो है मैंने स्टेट कर कंटेंट मैंने कर दिया द ब्राउन फॉक्स। मैंने जो है कंटेंट में चेंज किया है, और कंटेंट बाइंड हुआ है टेक्स्ट एरिया के साथ। अगर आप देखें यहाँ पे कंटेंट बाइंड हुआ है टेक्स्ट एरिया के साथ, तो मैं जैसे ही कंटेंट को अपडेट करूँगा मेरा टेक्स्ट एरिया भी जो है अपडेट हो जाएगा। ये डिफ़ॉल्ट में कहीं से नीचे चेंज हो रहा है ना, हाँ, इसको मैं हटा दूँ। तो मैंने जो है जो भी कंटेंट में वैल्यू डाल रहा हूँ वो फ़ौरन जो है इमीडिएटली इट इज़ रेंडर्ड। मेरे वेरिएबल बाउंड हुआ है मेरे कंपोनेंट के साथ। ये टाइटली कपल्ड अप्रोच कहलाती है, इसको कंट्रोल्ड अप्रोच कहते हैं। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में कपलिंग ना हो, ये दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट हो, तो ये अनकंट्रोल्ड अप्रोच। ठीक है, हम जो अप्रोच यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे वो कंट्रोल्ड अप्रोच है। अगर आप लोग चाहें अनकंट्रोल्ड अप्रोच से भी काम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये मुझे बताना मकसद था, दोनों अप्रोचेस इस्तेमाल की जाती हैं, सर काम यहाँ पे करते हैं। यहाँ जी पे जो आपने वैलिड लिखा है तो वो भी एक स्टेट कंसीडर हुई है ना, इसकी बेस पे फिर हम उसको दूसरे मेथड में चेक कर सकते हैं पोस्ट के अगर वैलिड ट्रू है देन पोस्ट हो वरना नहीं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक। वैलिड है या नहीं है, ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, इसको हम सर्वर एंड पे चेक करेंगे। जो भी स्टेट है सर्वर एंड पे या कहीं और चेक कर सकते हैं, जहाँ पे भी चेक करना चाहें। वैलिड जो है ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, ठीक है। तो समराइज करूँ मैं, हमने क्या किया, हमने क्रिएट पोस्ट के नाम से एक कंपोनेंट बनाया है। यहाँ पर हमने जो है एक स्टेट का वेरिएबल दिया है, और इसमें जो है मैं दोबारा से जो है ये कर देता हूँ, प्लीज़ एंटर सम डिटेल। ये लिखा हुआ आएगा, ठीक है।
यूज़र के लिए मैंने जो है कंपोनेंट को बाइंड भी कर दिया इवेंट को कंपोनेंट के साथ, कि जैसे ही बटन पे क्लिक हो तो ये इवेंट कॉल हो, हैंडल पोस्ट चेंज, हैंडल सबमिट जो है ये टेक्स्ट चेंज पे कॉल हो रहा है, स्टेट जो है अपडेट हो रही है, जैसे ही यूज़र टाइप कर रहा है तो स्टेट अपडेट हो रही है, जो भी कंटेंट है वो अपडेट हो जा रहा है। ठीक है, प्रीवियसली क्या हो रहा था, हमने देखा था कि हम टाइप करते थे वो लॉस हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ वो कंटेंट में चला जा रहा है। ठीक है, हैंडल सबमिट का फंक्शन कब कॉल हो रहा है, जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे एक तो आपका कंटेंट जो है वो सेट हो रहा है, और दूसरा क्या सेट हो रहा है कि ये जो कंटेंट है ये वैलिड है या नहीं है, कंटेंट की लेंथ जो है 280 से कम है या ज़्यादा है, ये एक बूलियन वेरिएबल सेट हो जाएगा, फिर इसको आप कहीं पे भी आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और काम हम करना चाहेंगे, ऑफेंसिव कंटेंट को हम फिल्टर करना चाहेंगे। चाहिए पोस्ट चेंज में ही करा था ना, ये मैंने इधर कर दिया, हैंडल सबमिट के अंदर कर दिया ये काम। फ्री कर लेते हैं वैलिड, यहाँ पे जो है ऑफेंसिव कंटेंट को चेक करना है। ऑफेंसिव कंटेंट को चेक करने के लिए जो है हम एक लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, उस लाइब्रेरी का नाम है बैड वर्ड्स, npm से हम इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, तो उसको जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा, npm इंस्टॉल बैड डैश वर्ड्स। तो ये बैड वर्ड्स की लाइब्रेरी है, इसमें एब्यूजिव वर्ड्स जो है हम वो चेक कर लेंगे, कोई एब्यूजिव वर्ड्स तो यूज़ नहीं कर रहा है, अगर एब्यूजिव वर्ड्स यूज़ कर रहा है तो हम उस कंटेंट को रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये हो रहा है इंस्टॉल। बैड वर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं, वो कोई गाली बक रहा है इंग्लिश में तो वो जो है ये रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, बैड वर्ड्स की एक लाइब्रेरी है जो हम यूज़ कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा टाइम लगाएगा इंस्टॉल होने में। अच्छा, यहाँ पे जो इन्होंने एक काम और किया था, वो जो वैलिड सेट किया था ना, यहाँ पे सेट हो गया कि कंटेंट वैलिड है या नहीं है, तो सबमिट होने से पहले जो है हम कंटेंट को चेक कर सकते हैं कि अगर इनवैलिड है तो हम जो है उसको सबमिट ना होने दें। ठीक है, वैलिड है तो हम क्या करेंगे, उसको जो है फिर सर्वर पे जाके सेव करा देंगे। तो यहाँ पर अगर स्टेट वैलिड है तो जो है हम रिमूव करेंगे, ऑटोमेटिकली नहीं रिमूव होगा। ठीक है, अगर स्टेट वैलिड है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे, इनवैलिड है तो, वैलिड नहीं है तो, और अगर वैलिड है तो फिर हम जो है एक पोस्ट बना के सर्वर को, एक पेज को रिक्वेस्ट करेंगे, पोस्ट बना के जो है सर्वर को भेजेंगे। ठीक है जी, तो ये काम जो है हमने क्रिएट पोस्ट में क्या करा, एक पोस्ट है, अभी तक हमने क्या करा है, हमने देखा है कि कंटेंट की लेंथ जो है 280 से कम होनी चाहिए। अगर 280 से कम है तो हम कहेंगे कंटेंट वैलिड है, 280 से ज़्यादा है तो कहेंगे कंटेंट इनवैलिड है और हम उसको पोस्ट नहीं होने देंगे। यहाँ पे जो है आप क्या कर सकते हो, यूज़र को कोई अलर्ट भी दिखा सकते हो, कोई स्टेटस भी दिखा सकते हो।
जी ये लाइब्रेरी सिर्फ जो है बैड वर्ड डिटेक्ट करेगी। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लगा रही है। तो जब तक कि हम कोड को जो है एक दफ़ा फिर से समराइज़ कर लेते हैं, हमने जो है एक क्रिएट पोस्ट के नाम से कंपोनेंट बनाया है जो हमने जो app.js के अंदर लगा भी दिया है ये कंपोनेंट। ठीक है, ये कंपोनेंट हमने लगाया, इसमें हमने क्या करा है, एक रेंडर का मेथड पहले देख लेते हैं। एक क्रिएट पोस्ट के नाम से डिव बनाई है हमने, इसके अंदर जो है एक बटन है जो कि सबमिट पे क्लिक होने पे एक मेथड कॉल करेगा हैंडल सबमिट। टेक्स्ट के चेंज होने पे जो है एक और मेथड कॉल होगा हैंडल पोस्ट चेंज। हैंडल पोस्ट चेंज में हमने क्या किया है, जो भी यूज़र टाइप कर रहा है जैसे ही चेंज करता है टेक्स्ट, तो हम जो है स्टेट अपडेट करते हैं, कंटेंट क्या टाइप किया यूज़र ने और लेंथ कितनी है, 280 से ज़्यादा है 280 से कम है, वैलिड है या नहीं है। और जैसे ही बटन सबमिट पे क्लिक करेगा तो हमने यहाँ पे चेक करना है कि इफ़ दिस डॉट स्टेट डॉट वैलिड, अगर ये ट्रू है वैलिड है तो हम नीचे आ जाएंगे, अगर ये फॉल्स है तो यहीं से हम रिटर्न हो जाएंगे। ट्रू है तो फिर हम क्या करेंगे, सर्वर पे एक रिक्वेस्ट करेंगे। अच्छा, ज़्यादातर जो मॉडर्न एप्लीकेशन है ना, उसमें तो एप्लीकेशन एक दफ़ा उठ के आ जाती है, सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है, और सर्वर पे फिर कोई जो है ना, ये नहीं होता कि सर्वर से नया पेज उठकर आए रिफ्रेश हो, यहीं से एक एजेक्स की रिक्वेस्ट जाएगी, सर्वर पे डेटा सेव हो जाएगा। ये मॉडर्न अप्रोच है एप्लीकेशन डिज़ाइन करने की। तो ये हमारे पास जो है एप्लीकेशन तैयार हो गई है, बैड वर्ड्स की लाइब्रेरी भी इंस्टॉल हो गई है। अभी देख लेते हैं इसको। ये स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। चलो, सर एक बात पूछनी थी कि आपने ये npm स्टॉप करने के बाद ये लाइब्रेरी डाउनलोड किस तरह करी थी? ये तो बहुत सिंपल सा है ना, npm इंस्टॉल और लाइब्रेरी का नाम, मैं कमांड बता देता हूँ आपको। npm इंस्टॉल डैशबोर्ड, ठीक है, ये कमांड चलानी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। तो ये आ गया हमारे पास। अब हम जो है इसमें जो भी टाइप करते हैं तो वो लेंथ का हिसाब किताब रखता है, 280 से कम है या ज़्यादा है। और उसके बाद जो है अब हम क्या करेंगे, इसमें से बैड वर्ड्स को रिमूव करवाएंगे। तो हम जो है एक लाइब्रेरी इंपोर्ट कराएंगे पहले, इंपोर्ट फिल्टर फ्रॉम बैड वर्ड्स। ठीक है, और यहाँ पे जो है के अंदर ही हम कर, यहाँ पे जो है हमने फिल्टर डॉट क्लीन है, बस फिल्टर डॉट क्लीन ये मेथड है, जो भी एब्यूजिव वर्ड्स होंगे वो सारे रिमूव हो जाएंगे। लिमिट हमने 280 खुद रखी है, लिमिट आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, लिमिट हमने खुद रखी है ना, 280 हमने खुद रखी है। तो ये राउटिंग का मतलब ये होता है कि आप जो है एक एप्लीकेशन है उसके डिफरेंट हिस्से हैं और हर हिस्से के लिए एक अलग यूआरएल हो। ठीक है, आपने लिखा जैसे यहाँ पे ब्राउज़र पे आप लिख रहे हो लोकल होस्ट
यहाँ पे मैंने स्लैश न्यू कर दिया तो एक अलग कंपोनेंट खुल जाए, मैंने स्लैश ओल्ड कर दिया तो एक अलग कंपोनेंट खुल जाए, मैं स्लैश स्टूडेंट करूँ तो स्टूडेंट का कंपोनेंट खुल जाए। अब ये राउटिंग जो है क्लाइंट साइड पे भी होती है, सर्वर साइड पे भी होती है। जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क इतने एडवांस हो गए हैं कि अब आपके पास क्लाइंट साइड पे भी जो है डिफरेंट राउट्स आप डिफाइन कर सकते हैं। आपको जो है राउटिंग इस्तेमाल करने के लिए npm install react router DOM ये कमांड चलानी पड़ेगी यहाँ पे। जैसे अभी हमने जो है इंस्टॉल किया बैडवर्ड्स की लाइब्रेरी को, इसी तरीके से आपने जो है ये वाली लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होगी। दो तरह के राउटर्स होते हैं, एक होता है ब्राउज़र राउटर और एक होता है हैश राउटर। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, इस पे मैं आने से पहले आपको थोड़ा सा जो है राउटिंग के मुतालिक जो है मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाहूँगा। ठीक है, तो हमारा जो app.js है इसमें हम जो है एप्लीकेशन के अंदर जो है मैंने दो काम करने हैं। जो आपकी app.js की फाइल है ये वो फाइल है जो कि index.js से कॉल होगी। ये फिर अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, index.js में ऐप हमने यूज़ किया, ऐप से जो है यहाँ पर हमने एक राउटर लगाया, राउटर के टैग के अंदर जो है मैं जितने भी मेरे पास पेज के अंदर लिंक होंगे मैं वो लगा दूंगा। जी सर क्लाइंट साइड पे डिफरेंट राउट करवा सकते हैं, इससे क्या मुराद है? अभी देख लेते हैं ना। अब मैंने कहा मिसाल के तौर पर एक मैंने कहा होम, ठीक है, एक होम का लिंक है, ठीक है, एक काउंटर का लिंक है और एक पेरेंट का लिंक है। तीन लिंक बनाए मैंने, ठीक है। इसको मैं दिखा भी देता हूँ आपको चलते हुए। ये तीन लिंक आ रहे हैं, होम का लिंक आ रहा है, काउंटर का लिंक आ रहा है, पेरेंट का लिंक आ रहा है। ये मैंने तीन कंपोनेंट्स बनाए थे ना, ठीक है जनाब। नीचे मैंने राउटर डिफाइन, नीचे मैंने डिफाइन किए हैं राउट्स। अच्छा गिव मी 1 मिनट। ओके, ऊपर हमने डिफाइन किए हैं लिंक्स और नीचे जो है हमने राउट्स डिफाइन किए हैं। मैंने कहा अगर स्लैश की रिक्वेस्ट आए, अगर यूजर कहता है स्लैश, तो कौन सा कंपोनेंट चलाना है, गैरेज का कंपोनेंट चलाना है। अगर यूजर कहता है स्लैश काउंटर, तो कौन सा कंपोनेंट चलाना है, काउंटर का कंपोनेंट चलाना है। अगर यूजर कहता है स्लैश पेरेंट, तो कौन सा कंपोनेंट चलाना है, पेरेंट कंपोनेंट। अब ये लिंक्स डिफाइन किए हैं मैंने। होम, होम के ऊपर अगर क्लिक हो तो कहाँ लेके जाना है, स्लैश पे लेके जाना है। काउंटर पे क्लिक हो तो कहाँ लेके जाना है, स्लैश काउंटर पे। और स्लैश काउंटर का क्या मतलब है, काउंटर का कंपोनेंट चलाना है। पेरेंट पे क्लिक हो तो कहाँ लेके जाना है, स्लैश पेरेंट पे। और स्लैश पेरेंट का मतलब है पेरेंट कंपोनेंट चलाना है, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, पेज चेंज हो रहा है, ठीक है। हर क्लिक पे अलग पेज आ रहा है, राइट स्टूडेंट्स। मेरे कितने कंपोनेंट्स हैं, तीन कंपोनेंट्स हैं, तीनों अलग अलग। ऊपर आप देखें ना, ये चेंज हो रहा है, अलग अलग यूआरएल है तीनों के। लेकिन ये सर्वर पे नहीं जा रहा है, कोई सर्वर पे नहीं जा रहा है, ये क्लाइंट साइड पे ही हो रहा है। ये ब्राउजर पे ही सारा काम हो रहा है, ये सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं जा रही है, कोई इंटरनेट पे रिक्वेस्ट नहीं जा रही, ठीक है। एक ही जगह पे ब्राउजर के ऊपर जो है ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है जिसके डिफरेंट राउट्स हैं। ये क्लाइंट साइड पे राउटिंग हो रही है। इसी तरीके से जब आप रिएक्ट नेटिव पे एप्स बनाओगे वहां पे भी इसी तरीके से राउटिंग हो रही होगी, ठीक है। रिएक्ट नेटिव पे जब आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाओगे, मोबाइल एप्लीकेशन पे डिफरेंट पेजेस होंगे आपके,
तो एक पेज से दूसरे पेज पे जाना हो तो इसी राउट के थ्रू आप काम कर रहे होगे। सर जो हम वेब डेवलपमेंट में करते हैं एचरेफ में पीछे लिंक लगा देते हैं, तो वो उसको इससे कैसे डिफरेंस है? एच से जो लगाते हो ना आप, वो तो सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी, पूरा सर्वर से पेज उठ के आएगा, ठीक है। वो सर्वर साइड राउटिंग है। ये क्लाइंट साइड पे, ये ब्राउजर पे ये पूरा सब कुछ लोड हुआ है, और एक पेज पे क्लिक कर रहे हैं, आप दूसरे पेज पे जा रहे हैं, सारे पेज मौजूद हैं सर्वर पे, सारे कंपोनेंट्स मौजूद हैं ब्राउजर के ऊपर, ठीक है। आपको जो है रिक्वेस्ट सर्वर पे भेजने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सिंगल पेज के ऊपर, पेज के मुख्तलिफ हिस्से हैं, आप यूँ समझो एक सिंगल पेज है, उसके मुख्तलिफ हिस्से हैं जो मुख्तलिफ वक्तों में दिख रहे हैं। पूरा पेज लोड हुआ है ब्राउज़र के ऊपर, हर क्लिक पे सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं जा रही, ट्रैफिक बच रहा है, ठीक है। और सर जो हिस्सा पेज का हिस्सा जो अपडेट होगा सर वही दोबारा से रीरेंडर होगा, बाकी सब वैसे ही रहेंगे कंपोनेंट। वो तो एजेक्स के अंदर होते हैं ना, यहाँ पे तो चेंज भी नहीं हो रहा ना, यहाँ पे जो है कोई ऐसा चेंज थोड़ी हो रहा है। चेंज होगा तो हाँ वो सर्वर से लोड हो जाएगा फिर, बिल्कुल सही है, ठीक है। ठीक। अब हमारे पास दो तरह के राउटर हैं, एक होता है ब्राउजर राउटर और एक होता है हैश राउटर। यहाँ पे हमने यूज किया है नॉर्मल राउटर यूज किया हमने ना, राउटर की हमने कोई स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं बताई। यहाँ पे आप ब्राउजर राउटर भी यूज कर सकते थे, ठीक है। अब मैं आपको हैश राउटर दिखाता हूँ, पहले हैश राउटर क्या होता है। अब मैं हैश राउटर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब ऊपर एड्रेस देखें आप, एड्रेस जो है हैश के साथ अपडेट हो रहा है, ये फर्क होता है। ये ब्राउजर इंटरनली हैंडल किस तरीके से कर रहा है इसको, ये वो फर्क आता है, ठीक है। सर ये मोर कॉम्प्लिकेटेड राउट लग रहा है। हाँ, ये थोड़ा सा जो है इसमें इंटरनली जो है ये इस तरीके से बुक मार्क्स मेंटेन होते हैं ना, एक पेज के अंदर HTML के अंदर बुक मार्क्स मेंटेन होते हैं, तो इस तरीके से। तो ये आपकी मर्जी है, पहले हमने जो है ब्राउजर राउटर यूज किया था, अब हैश राउटर यूज किया। कर सकते हैं, सब मेन्यूज में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी गुफ्तगू जो है हम अच्छा मैं थोड़ी सी थ्योरी पढ़ा दूं पहले आपको ना। आपने क्या करना है, राउट्स बनाने हैं और कंपोनेंट्स बनाने हैं। हर राउट के अगेंस्ट एक कंपोनेंट रजिस्टर करा दिया, इस बटन पे क्लिक हो तो एक राउट चेंज होगा, एक नया राउट लोड होगा और उसके अगेंस्ट कंपोनेंट लोड हो जाएगा, ठीक है। तीन तरह की चीजें हमने देखनी है। राउटर हमने डिफाइन करना है पहले, ब्राउजर राउटर होगा या हैश राउटर होगा। राउट मैचर यानी राउट और स्विच आपने डिफाइन करना है, और लिंक्स डिफाइन करने हैं, लिंक्स नेविगेशन लिंक या रिडायरेक्ट लिंक। जैसे हमने यहाँ पे जो है लिंक डिफाइन किया है, यहाँ पे नेविगेशन लिंक भी हो सकता है, यहाँ पे रिडायरेक्शन लिंक भी हो सकता है, ठीक है। तो राउटर्स जो है हमारे पास दो तरह के हैं, ब्राउजर राउटर और हैश राउटर। दोनों में क्या फ़र्क है, बुनियादी तौर पर ये फ़र्क है कि वो किस तरीके से इंटरनली यूआरएल को मैनेज करते हैं। ब्राउज़र राउटर जो है नॉर्मल पाथ्स होते हैं, दिखने में बेस्ट लुकिंग यूआरएल्स होते हैं, जबकि हैश राउटर जो है वो हैश के थ्रू जो है मैनेज कर रहा होता है चीज़ों को।
हैश लिखा हुआ आ रहा होता है और हैश के बाद स्लैश पेज आ रहा होता है। राउट मैचर में हम जो है स्विच लगाते हैं। स्विच का मतलब ये होता है कि आपके पास जितने भी राउट्स हैं उनमें से कोई एक राउट जो है एक वक्त में शो हो रहा होगा, जो मैच हो रहा होगा। नेविगेशन में फिर आपने जो है ये नेविगेशन बार लगाए हुए हैं, ये नेविगेशन बार्स हैं, ठीक है। ये आप किसी भी तरीके से लगा सकते हो। यहाँ पे जो हमने यूएल के अंदर लगाया हुआ है, या आप नॉर्मल भी लगा सकते हो, ठीक है, पैराग्राफ के अंदर। और अब थोड़ी सी गुफ्तगू हम फंक्शनल कंपोनेंट्स पे करेंगे। अभी तक हमने जो है कंपोनेंट जो भी बनाए हैं स्टूडेंट्स, ऐप बनाया था और उसको एक्सटेंड किया था कंपोनेंट से, ठीक है। ये जो काम किया हमने, नए जो कंपोनेंट्स बनते हैं वो तो इससे भी ज़्यादा सिंपल हो गए हैं रिएक्ट के अंदर। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूँ। ये एक एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ कंपोनेंट्स बनाए हैं, जैसे ये एक डैशबोर्ड का कंपोनेंट बनाया है। अब ये देखिए कितना सिंपल कंपोनेंट है। एक फंक्शन बनाया है और ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे रेंडर का मेथड भी नहीं बनाया मैंने। अभी तक जो हम कंपोनेंट बना रहे थे वो तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। यहाँ पे कितना सिंपल हो गया कंपोनेंट बनाना। एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का जो भी नाम रखा आपने, और ये जो रिटर्न करेगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। डैशबोर्ड का एक फंक्शन है, अबाउट का एक फंक्शन है, होम का एक फंक्शन है। ये मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं। और हमने यहाँ पे वही राउटर डिफाइन किया है, ब्राउजर राउटर हमने डिफाइन किया है, ठीक है। और इसको किस तरीके से डिफाइन किया, एक होम का लिंक है, एक अबाउट का लिंक है, एक डैशबोर्ड का लिंक है। स्लैश होम पे क्लिक होगा तो कौन सा पेज खुलना चाहिए, स्लैश का पेज खुलना चाहिए। अबाउट पे क्लिक होगा तो स्लैश अबाउट का पेज, और डैशबोर्ड पे क्लिक होगा तो स्लैश डैशबोर्ड का पेज खुलना चाहिए। अब स्लैश का पेज कौन सा होगा, स्लैश पे हमारा होम चलना चाहिए, होम कंपोनेंट चलना चाहिए, ठीक है। अबाउट स्लैश अबाउट पे क्लिक होगा तो अबाउट का कंपोनेंट चलना चाहिए, ठीक है। ये जो एड्रेस है ना, स्लैश अबाउट है, ये कुछ भी हो सकता है। स्लैश मैं कह सकता हूँ इसको ए, ये स्लैश ए कह दिया मैंने, ठीक है। इसको मैंने स्लैश बी कह दिया। अब स्लैश ए पे आपने क्या चलाना है, आप वो यहाँ बताओगे। आप स्लैश ए पे अबाउट चला दो, स्लैश बी पे क्या चलाओगे, डैशबोर्ड चला दो, ठीक है। ये होम क्या है, होम ये वाली चीज है, ये है होम। अबाउट क्या है, अबाउट नीचे डिफाइन है। डैशबोर्ड क्या है, नीचे डिफाइन है, ठीक है। ये मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं और ये एक फंक्शन है। कंपोनेंट्स इतने सिंपल हो गए हैं बनाना, और ये बहुत लाइट वेट भी होते हैं, ठीक है। अब इसको चलाते हैं। ये हमारा अबाउट पे क्लिक हो तो अबाउट आ जाए, डैशबोर्ड पे क्लिक हो तो डैशबोर्ड आ जाए, होम पे क्लिक हो तो होम आ जाए, ठीक है। स्टूडेंट्स कितना आसान है कंपोनेंट्स बनाना और राउट बनाना। एक पेज के डिफरेंट राउट्स आपने इस तरीके से डिफाइन कर दिए। मजीद आगे चलते हैं। फंक्शनल कंपोनेंट्स बनाना इतना आसान हो गया है। ये एक कंपोनेंट है, ठीक है जनाब। अब यूआरएल पैरामीटर्स पे हम आ जाते हैं। एक एग्जांपल करते हैं हम यूआरएल पैरामीटर्स की। देखिए ये कंपोनेंट बड़ा
सिंपल सा है, हमारा एक कंपोनेंट बनाया हमने चाइल्ड के नाम से, ठीक है, ये एक चाइल्ड के नाम से कंपोनेंट है, और एक कंपोनेंट जो है हमारा पैरम्स एग्जाम्पल के नाम से, और ये हमने बनाया और साथ साथ इसको एक्सपोर्ट भी कर दिया। इसमें राउटर डिफाइन किया हमने। अब देखें यहाँ पे राउट कैसे डिफाइन हुए हैं। नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स पे क्लिक हो तो स्लैश नेटफ्लिक्स चल जाए, जीलो ग्रुप पे क्लिक हो तो जीलो ग्रुप चल जाए, याहू पे क्लिक हो तो याहू चल जाए, मोडस क्रिएट पे क्लिक हो तो मोडस क्रिएट चल जाए। अब स्लैश नेटफ्लिक्स पे क्या चलाना है, ठीक है, स्लैश जीलो ग्रुप पे क्या चलाना है, स्लैश याहू पे क्या चलाना है, वो नीचे हमने डिफाइन कर दिया। हमने बोला सब पे एक ही चीज चलानी है। स्लैश आए ना, स्लैश के बाद कुछ भी लिखा हो चाइल्ड चलाना है, स्लैश के बाद कुछ भी लिखा हो चाइल्ड चलाना है, और जो लिखा हुआ होगा वो आईडी के तौर पर पास हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? यानी हमने जितने भी राउट्स थे उन सब में स्लैश कॉमन था। हमने बोला कि ये सब जो है स्लैश के बाद कुछ भी लिखा हो, ठीक है, इसका मतलब क्या है, स्लैश के बाद कुछ भी लिखा हो, कॉलन से हमने डिफाइन किया, स्लैश के बाद कुछ भी लिखा हो क्या चला देना है, चाइल्ड चला देना है। और चाइल्ड क्या करेगा, चाइल्ड जो है स्लैश के बाद जो लिखा हुआ होगा यूज पैरम्स करके उसको उठा लेगा। ठीक है, ये कॉलन करके आईडी मैंने पास की है ना, ये आईडी यहाँ निकल के आ जाएगी और वो दिख भी जाएगी। ठीक है, तो इसको देखते हैं। याहू स्लैश याहू करा मैंने, स्लैश याहू पे यानी स्लैश के बाद जो भी लिखा होगा वो आईडी के तौर पर मुझे मिल भी रहा है। नेटफ्लिक्स लिखा होगा स्लैश के बाद, वो मुझे मिल रहा है। आ रही बात समझ में स्टूडेंट्स? कितना सिंपल है। जी जनाब, कोई क्वेश्चन? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है राउटिंग ना, आप अपने पेजेस जो डिजाइन करोगे वो इसी तरीके से करोगे आप लोग। नहीं सर, ये कॉलन आईडी क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? कॉलन के बाद आप कुछ भी लिख दो ना, कॉलन के बाद कुछ भी लिख दो, इसका मतलब है स्लैश के बाद जो चीज है ना मुझे वो आईडी में मिल जाएगी। आईडी की जगह अच्छी हाँ डिफरेंट वे है, दूसरा वे यूज करने का। हाँ, इससे फायदा क्या है, जैसे मैंने बोला ना कि मैं क्रिक इन्फो पे गया और मैंने स्लैश पाकिस्तान लिखा। अब क्रिक इन्फो जो है एक राउट है, स्लैश पाकिस्तान जो है मैं उसको बता रहा हूँ कि मुझे पाकिस्तान की डिटेल दिखाओ, तो वो डेटाबेस से पाकिस्तान की डिटेल पूरी उठा लेगा। अब मैंने स्लैश, ये पूरी वेबसाइट मूवी की है लेकिन स्लैश के बाद मैंने बोला नेटफ्लिक्स, तो नेटफ्लिक्स की डिटेल लाएगा। स्लैश याहू किया तो याहू की डिटेल लाएगा। पूरी वेबसाइट जो है इंफॉर्मेशन दे रही है मुझे, लेकिन किस चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए वो स्लैश के बाद एक पैरामीटर मैं पास कर रहा हूँ। ठीक है, वो मैं उठा रहा हूँ। ये जो फेसबुक पे डिफरेंट टैब्स होते हैं, जैसे न्यूज फीड या वीडियोज वगैरह का, तो ये भी एग्जांपल है उसकी। हाँ बिल्कुल, फेसबुक जो है ना बेस्ट एग्जांपल है सिंगल पेज एप्लीकेशन की। एक ही पेज है और सारे जो है ना ये पूरा एक ही पेज है ना असल में। एक पेज के मुख्तलिफ कार्ड्स हैं, मुख्तलिफ हिस्से हैं जो कि आपको अलग अलग दिख रहे हैं। ठीक है, ये एक ही पेज के मुख्तलिफ हिस्से हैं, ये सर्वर पे भी नहीं जा रहा। पेज तो उस वक्त होगा ना, अलग अलग पेज उस वक्त होंगे जब अलग अलग सर्वर से लोड हो। ये एक ही पेज पूरा उठ के आ गया, उसके मुख्तलिफ हिस्से निकल के आ रहे हैं, और कुछ हिस्सा जो है उसका रिफ्रेश भी हो रहा होता है रन टाइम पे। ठीक है, तो ये राउटिंग बड़ी बड़ी यूजफुल है, ये चीज ना, राउटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, हम जब देखते हैं एपीआई में, जब एपीआई कॉल करते हैं तो उसमें भी कैसा होता है कि हमारे पास आईडी होती है /1/2, हाँ फिर उसके बेस पे हम प्रोडक्ट्स वगैरह निकालते, तो इसमें भी ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसमें आप एजेक्स, ये मिल गया ना आपको। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे होगे, एजेक्स की रिक्वेस्ट कर रहे होगे। ठीक है, यहाँ पे ये आईडी निकल के आ गई, यहाँ पे आप एजेक्स की रिक्वेस्ट करोगे। ठीक है, ये हम देखेंगे इंशाल्लाह किस तरीके से इसकी रिक्वेस्ट करके उठाएंगे हम। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेस्टेड राउट्स एक और एग्जांपल देखते हैं। यानी राउट के अंदर राउट, जैसे अभी कह रहे थे ना मुजीब, तो सब मेन्यू बनाना है, मेन्यू के अंदर सब मेन्यू, तो उसकी एग्जांपल अब मैं कराता हूँ आपको। एक और एग्जांपल कर लेते हैं।
सर ये जो फेसबुक में ही पोस्टें जो होती हैं सर अगर वो डिफरेंट कब की पेज हमें पोस्ट कब दिख जी जी बोले, कोई भी बोल दे। सर फेसबुक में जो हमारे पास पोस्ट होती हैं वो कब की कभी पुरानी ले आता है कभी वो होती है, तो ये नो एसक्यूएल डेटाबेस की वजह से हो रहा होता है या पुरानी क्या हो जाती है? मतलब कभी पुरानी पोस्ट आ जाती है हमारे पास मतलब सिंगल पेज की वजह से या कभी जो है लेटेस्ट पोस्ट आ रही होती है मतलब कंसिस्टेंसी नहीं होती, तो वो नो एसक्यूएल डेटाबेस की वजह से होती है। नहीं नहीं, वो तो उनका एल्गोरिथम है ना, वो देखता है कौन सी पोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सिर्फ ये नहीं कि लेटेस्ट पोस्ट दिखा रहा होता है, वो पोस्ट की इंपॉर्टेंस भी देख रहा होता है, आपके साथ रेलेवेंस भी देख रहा होता है। वो तो उसका अपना एल्गोरिथम है कोई, जिसकी बुनियाद पे वो कर रहा होता है। ठीक है, अब ये देखें हमने एक राउटर लगाया जिसमें होम है और टॉपिक। सर ये पूछना था अगर जी जी बोले बोले। सर मैं पूछ रहा हूँ अगर डिफरेंट वेबसाइट अगर हमें उठानी है और डिफरेंट वेबसाइट पे क्लिक करें उनकी वेबसाइट खुल जाए तो वो भी इसी के थ्रू हो सकता है? वो तो फ्रेम के थ्रू भी हो सकता है, सिंपल। वो तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक क्लिक करें तो कोई दूसरी वेबसाइट खुल जाए, वो तो फ्रेम के थ्रू भी हो सकता है। फ्रेम के अंदर लोड करा दें एक दूसरा पेज। ठीक है, वो तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, हमने एक राउट बनाया, राउट के अंदर राउट बना रहे हैं हम। ठीक है ना, जैसे होम, एक आपके पास होम आ रहा है और होम के अंदर जो है होम है और टॉपिक्स है। होम पे जो है स्लैश पे जाएगा, होम पे क्लिक होने पे। टॉपिक्स के लिए जो है टॉपिक्स पे क्लिक होगा तो स्लैश टॉपिक्स पे जाएगा। अब स्लैश पे होम दिखा दो, टॉपिक्स पे क्या दिखा दो, टॉपिक्स का कंपोनेंट दिखा दो। ठीक है, टॉपिक्स के ऊपर टॉपिक्स का कंपोनेंट दिखा दो। अब इसके अंदर जाओ जरा, होम पे तो सिंपल सा होम लिखा हुआ आ जाएगा। टॉपिक्स पे अगर जाओगे तो उसके अंदर जो है फिर फर्दर जो है आपके मजीद जो है राउट्स आएंगे। यानी अगर मैं इसको दिखाऊं आपको, ये पेज दिखाऊं मैं अगर आपको, ये होम है। ठीक है, होम पे तो ये आ रहा है सिंपल सा। टॉपिक्स पे क्लिक कर रहे हैं तो टॉपिक्स के अंदर एक सब मेन्यू खुल रहा है, ये इसके अलग राउट्स डिफाइंड है, सब राउट्स। ठीक है, टॉपिक पे क्लिक करने पे जो है फिर एक और मेन्यू खुल रहा है, और उस मेन्यू में क्या है, उस मेन्यू के अंदर जो है लिखा हुआ है रेंडरिंग विद रिएक्ट। उस पर क्लिक करने पे क्या हो रहा है, जो भी पुराना यूआरएल है उसके साथ स्लैश रेंडरिंग, पुराने यूआरएल के साथ स्लैश कंपोनेंट्स, पुराने यूआरएल के साथ स्लैश प्रॉप्स वर्सेस स्टेट। और इसके राउट्स कैसे डिफाइंड है, जो भी पाथ है, पुराना पाथ है उसके साथ जो है, देखें यूआरएल जो है वो लिंक में यूज होगा और पाथ जो है वो राउटिंग में यूज होगा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो पाथ के बाद स्लैश, जो भी आपने सेलेक्ट किया है, यहाँ पे वही पैरामीटर सेलेक्ट किया है, जो भी टॉपिक सेलेक्ट किया होगा वो टॉपिक दिख जाएगा। यानी अगर मैंने जो है कंपोनेंट सेलेक्ट किया तो नीचे कंपोनेंट लिखा हुआ आ गया, रेंडरिंग सेलेक्ट किया तो रेंडरिंग आ गया, प्रॉप्स सेलेक्ट किया तो प्रॉप्स आ गया। तो इस तरीके से जो है हम राउट के अंदर सब राउट डिफाइन कर सकते हैं। ठीक सर है, ये यूज राउट मैच बिल्ट इन फंक्शन है? जी जी बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है ना, तो ये जो है आपको राउट निकाल के देगा, जो भी राउट होगा उसमें से दो चीज़ें निकालेगा, एक आपका पाथ और एक यूआरएल। ठीक है, और इसके बाद जो है एक आखिरी टॉपिक हम देख लें। क्वेरी हम देखेंगे अब। क्वेरी स्ट्रिंग, क्वेरी स्ट्रिंग क्या है? अच्छा, इसमें राउटिंग का इतना काम नहीं है, हमने जो है एक कंपोनेंट लगा दिया है बस, क्वेरी पैरामीटर्स डेमो, ये दिख जाएगा डायरेक्ट। ठीक है ना, अब इसके अंदर हमने क्या किया, डिफरेंट पेजेस हैं,
डिफरेंट लिंक्स लगाए हैं और उसके साथ क्वेश्चन मार्क लगा के हमने जो है अलग अलग चीज़ें पास की हैं। क्वेश्चन मार्क लगा के मैंने बोला नेम नेटफ्लिक्स, नेम ज़ीलो ग्रुप। क्वेश्चन मार्क के बाद जो चीज़ होती है ये क्वेरी स्ट्रिंग कहलाती है। इसको हमने निकालना है। जैसे मैंने जो है यहाँ पे आपके पास एक कंपोनेंट लगाया है। अब क्वेश्चन मार्क के बाद जो चीज़ आती है ना ये क्वेरी स्ट्रिंग कहलाती है। तो ये हम कैसे निकालेंगे पेज से? तो यहाँ पे जो है हमने जितने भी आपके पास जो ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट के अंदर जो है हमने एक चाइल्ड लगाया है, सिंपल चाइल्ड का कंपोनेंट लगाया है और ये मेथड है क्वेरी डॉट गेट नेम। ठीक है, क्वेरी डॉट गेट नेम। गेट के बाद आपने जो पैरामीटर का नाम लिखा है ये उठ के आ जाएगा। नेम जो है आपका पैरामीटर है, ये उठ के आ गया और ये हमने चाइल्ड को पास किया और चाइल्ड पे जो है हमने इसको दिखला दिया है। ठीक है, यहाँ पे शो करा दिया है। जो भी नेम है वो दिख जाएगा इधर। ठीक है, अगर नेम नहीं है तो दिखेगा कि देयर इज नो नेम। ये टर्नरी ऑपरेटर है, आई होप आपको आइडिया होगा। नेम अगर नल होगा तो नीचे वाला चलेगा, नेम अगर नल नहीं होगा तो ऊपर वाला चलेगा, कॉलन से ऊपर वाला। कॉलन से पहले वाला कब चलेगा? अगर नेम जो है नल नहीं होगा। अगर नेम नल होगा तो नीचे वाला चलेगा। ठीक है, और क्वेरी डॉट गेट नेम जो है यहाँ पे मेथड है यूज क्वेरी, जो कि ये बता रहे हैं कि आपने जो है लोकेशन यूज करनी है। बस क्वेरी आ रही है और क्वेरी में से फिर आपने जो है वो निकाल लेना है। अब जैसे ही क्लिक होगा वो दिख जाएगा। तो ये थोड़ी सी जावा स्क्रिप्ट है, रिएक्ट तो इसमें इतनी ज़्यादा नहीं है, रिएक्ट भी है थोड़ी बहुत, लेकिन जावा स्क्रिप्ट के थ्रू जैसे ही ये कंपोनेंट बनेगा यूज क्वेरी का मेथड चलेगा। यूज क्वेरी का मेथड जो है जो आपका URL बार है उसमें से सर्च की पोर्शन को निकालेगा और उसको निकालने के बाद जो है URL सर्च पैरम्स का ऑब्जेक्ट बना लेगा, जिसमें से गेट करके जो है हम कोई भी